आज हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो कंपोनेंट देख रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट को देखते हैं। करंट अकाउंट हमने प्रीवियस क्लासेस में पूरा कवर कर लिया है। आज हम लोग कैपिटल अकाउंट्स को देखेंगे, इसकी मीनिंग को समझेंगे और इसके कंपोनेंट्स को समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल अकाउंट्स क्या होती है? कैपिटल अकाउंट के अंदर आपकी सारी इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिकॉर्ड होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, जो कंट्री के लायबिलिटी या असेट के स्टेटस पे इंपैक्ट डालते हो। मींस ऐसी ट्रांजैक्शन जो कंट्री की लायबिलिटी इंक्रीज कर रही हो या रिड्यूस कर रही हो, सिमिलरली कंट्री की असेट्स रिड्यूस या इंक्रीज हो रही हो, इनके ऊपर अगर इंपैक्ट पड़ता है, ऑल दोज आइटम्स आर कैपिटल आइटम्स, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगी। और इसीलिए इसको हम, जो कैपिटल अकाउंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इनको हम फ्यूचर क्लेम्स की बात करते हैं, क्योंकि कंट्री के फ्यूचर क्लेम्स अराइज होते हैं या रिड्यूस हो रहे हैं। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरोइंग्स करी तो इससे हमारी कंट्री की लायबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा। क्या होगा? हमारी कंपनी की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। भाई हमने अगर किसी से लोन लिया है तो हमें उसको रीपे तो करना पड़ेगा ना। तो जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे अराइज होती है तो वो हम उसको लायबिलिटी बोलते हैं। ऐसे ही जहां हमारे राइट्स अराइज होते हैं या हमारा हक खड़ा होता है, बनता है, उसको हम असेट्स बोल देते हैं। मैंने किसी कंट्री में अपना कोई इन्वेस्टमेंट किया, कहीं पैसा लगाया, तो वहां से उससे क्या हुआ? मेरी असेट जनरेट हो गई, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अगेंस्ट मेरी असेट बनी। तो ये भी मेरी क्या है? कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ये भी कैपिटल अकाउंट आइटम है। किसी कंपनी को मैंने लोन दिया, सॉरी कंपनी की जगह कंट्री समझ लो, किसी कंट्री को मैंने लोन दिया। मैं कौन? यानी कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री। इंडिया ने सपोज बांग्लादेश को लोन दिया, तो बांग्लादेश क्या हो गया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। उसको लोन दिया हमने तो हमारी एसेट क्रिएट हो गई। तो इन शॉर्ट हम क्या समझ रहे हैं कि अगर ऐसी ट्रांजेक्शन जिसपे कंट्री की लायबिलिटी एंड असेट के स्टेटस पे इंपैक्ट पड़ता है, ऑल दोज ट्रांजेक्शंस आर कैपिटल ट्रांजेक्शंस एंड इट विल कम इन कैपिटल अकाउंट। लिख लें इन बात को। तो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स receipts and payments or such transaction which cause an impact on asset, liability status of a country in relation to rest of the world। ठीक है। जब हम बात करते हैं, स्टेटस की बात करते हैं, तो इसको हम ये समझ लेते हैं कि या तो असेट्स हमारी इंक्रीज होंगी या रिड्यूस होंगी, या हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होंगी या रिड्यूस होंगी। तो जब हम स्टेटस की बात करते हैं, स्टेटस ऑफ असेट्स या लायबिलिटी, तो या तो इंक्रीज होंगी या तो डिक्रीज होंगी। अगर ऐसी ट्रांजेक्शन इस तरह का इंपैक्ट डालती हैं तो कैपिटल आइटम है। और इन्हीं आइटम को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस
लीड टू फ्यूचर क्लेम्स। ओके, मैंने ये बात पहले ही बताई थी और अभी आज फिर रिपीट कर रहा हूं। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर जो हमने ये प्लांट मशीनरी या कैपिटल गुड्स परचेज करी हैं ये कहाँ जाएंगी। कैपिटल अकाउंट सर खासकर कॉमर्स वाले बच्चे जो अकाउंट्स वगैरह पढ़ रहे हैं उनको कंफ्यूजन हो जाएगी कि सर हमने तो कैपिटल अकाउंट्स या वो जो पढ़ा है कैपिटल गुड्स पढ़ी है, हमने तो ये पढ़ा है कि मशीनरी बिल्डिंग प्लांट बड़े बड़े प्रीमिसेस जो हैं ये हमारे कैपिटल गुड्स हैं, तो ये हमारी एसेट्स हो गई। तो सर अब क्या करें, इसका परचेस वगैरह होगा तो क्या होगा। अगेन, कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस में आ रही हो कोई चीज जो कंट्री परचेज कर रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से या बेच रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, वो हमारी कैपिटल आइटम नहीं बनेगी। खासकर जैसे कैपिटल गुड्स मैंने बोला मशीनरी प्लांट्स वगैरह या कोई ऐसे कैपिटल गुड्स, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये करंट अकाउंट का पार्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब चैप्टर हम लोग कर रहे हैं तो इसको हमने कहां डालना है, टू बी वेरी प्रिसाइज विजिबल आइटम यानी मर्चेंडाइज में डालना है। मशीनरी परचेज कर ली तो बेसिकली क्या बोला हमने, कैप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स हैज नथिंग टू डू विद कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। ये बात ध्यान रखना, तो इस नोट को हम लिख देते हैं, एक छोटा सा नोट लिख रहे हैं कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज मशीन प्लांट etc has nothing to do with capital account। बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये इंपॉर्टेंट नोट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट कि इसके अंदर आइटम्स कौन कौन सी आती है। तो फर्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी इंडियन कंपनी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करती है तो वही इन्वेस्टमेंट हो गया और इससे हमारी असेट क्रिएट होती है, ये हमारी असेट आइटम हो गई। लेकिन ध्यान देना, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी हमारे देश की प्राइवेट कंपनी या कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि वहां पे अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग साइट खोल लिया इंडियन कंपनी ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या प्राइवेट कंपनीज ने वहां की कोई कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज कर लिए। ओके, या अपनी कोई ब्रांच वगैरह खोल दी वहां पे हमारी इंडियन कंपनीज ने। तो ये सारी की सारी हमारी एसेट क्रिएट कर रही हैं। लेकिन जब यहां से हमने पैसा ऑब्वियसली लगाया होगा ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करी है तो हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज गया होगा, तो हमने क्या करी होगी, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करी होगी, यानी हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। तो ये हमारी एक डेबिट आइटम है। क्या है, डेबिट आइटम। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेजिडेंट्स, इंडियन रेजिडेंट्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन कंपनीज इन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनीज इन फॉरेन branches
of Indian companies in real estate abroad। ये सारी आइटम्स हमारी क्या है, डेबिट आइटम है। क्या हो रहा है इससे, हमारे फॉरेन एक्सचेंज कम होंगे डोमेस्टिक कंट्री में, ईटीसी आर रिकॉर्डेड एज डेबिट। डेबिट का मतलब माइनस, डेबिट आइटम है सारी जो हम पैसा लगा रहे हैं। इसी का उल्टा कर लो तो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्रेडिट आइटम। मींस कि इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, या वो हमारे देश में कोई ब्रांच खोल ले। कहने का मतलब इन इंडियन ब्रांचेस ऑफ फॉरेन कंपनीज। जैसे सैमसंग है, सैमसंग ने अपने इंडिया वाली ब्रांच में और पैसा लगा दिया, यहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग साइट वगैरह खोल दी। इन रियल एस्टेट, ये हाउसिंग प्रोजेक्ट वगैरह चलते हैं, उसको बनवा रही है, वहां पैसा लगा रही है, ईटीसी। और ये सारे हमारे क्या है, क्रेडिट आइटम है, आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट, यानी प्लस, पॉजिटिव आइटम। ओके, तो ये हमने इन्वेस्टमेंट को तो समझ लिया, पर हमारे पास ना इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है। एक होती है हमारे पास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरी हमारे पास होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मैं इनको क्लियर कर देता हूं इस चार्ट के थ्रू ही, अलग से समझने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई जो अब चाहे इंडियन कंपनीज या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में करे, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे देश में आके करे, वो कहलाएगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही। और क्या है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं एफडीआई, या इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, या अदर डायरेक्ट कैपिटल फ्लोज। इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझें कि सपोज टाटा हमारी एक देश की बहुत बड़ी कंपनी है। टाटा जो है इंग्लैंड में जाके अपना एक मैन्युफैक्चरिंग हब खोल दे, या अपनी कोई एक नई ब्रांच खोल दे, तो ये क्या है, कंपनी ने अपने डायरेक्ट एक आउटलेट वहां खोला है, तो कंपनी सारा का सारा वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये मेरे नोट्स में आ भी जाएगी बातें। और अगर मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई फॉरेन कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेस कर ले, फॉर एग्जांपल इंडियन रेजिडेंट है कोई मिस्टर रमेश, उन्होंने क्या किया, इंटेल के शेयर खरीद लिए। इंटेल एक अमेरिकन कंपनी है। तो अगर कोई इंडियन कंपनी परचेस कर ले उसके शेयर, तो ये भी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, लेकिन ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। और पोर्टफोलियो को हम क्या बोलते हैं कि आपकी, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, एफआईआई जिसको आप बोलते हैं। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो गई कि कंपनी जो है अपना खुद का ब्रांच आउटलेट खोल रही है, खुद के ही वो कर रही है। जैसे वॉलमार्ट अब इंडिया में अपने खुद के आउटलेट लगाने वाला है, सैमसंग अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हब खोल दे, ये एफडीआई हो गया। लेकिन कोई भी सैमसंग अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद ले, तो वो भी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, लेकिन वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। तो ज्यादातर जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है वो शेयर से रिलेटेड या मार्केटेबल सिक्योरिटीज से रिलेटेड होती है, या कोई अदर कोई ऑफशोर फंड वगैरह होते हैं। ऑफशोर का मतलब बाहर के फंड्स वगैरह से रिलेटेड होती है। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट कवर हो गई। अगर हम लोग बाहर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो ये डेबिट आइटम हो गई। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम रिसीव कर रहे हैं, तो ये हमारी पॉजिटिव आइटम हो गई। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा।
जितना कुछ पढ़ रहे हैं हम सारा फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं। आप कोई चीज पैसा कहीं लगाते हो तो आपके हाथ से कैश जाएगा, सिंपल। तो उस कैश को हटा के वहां पे फॉरेन एक्सचेंज डाल दो। अमेरिका में पैसा लगाना चाहते हो तो आपको डॉलर चाहिए, डॉलर एक्वायर करोगे यानी आप डॉलर की डिमांड करोगे, तो आपकी डोमेस्टिक कंट्री में डॉलर की कमी हो जाएगी। बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। इसीलिए मैंने बोला था कि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ रहे हैं तो ये हम फॉरेन एक्सचेंज से ही उठा के हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ व्हाट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यही पढ़ रहे हैं हम। कैपिटल अकाउंट का दूसरा जो हमारे पास पार्ट है वो है एक्सटर्नल बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब क्या हो गया कि देखो, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल जो बोरोइंग्स करती है, लोन ले रही है, जो हम कई बार रिसीव करते हैं। सपोज हमारे देश में कोई प्रॉब्लम हो गई या नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ गए, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने हमें पेमेंट करी, सहायता करी। कई बार हम लोन भी लेते हैं, आईएमएफ से लोन लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे अभी लिया होगा जब कोविड-19 सिचुएशन आई, तो गवर्नमेंट ने काफी सारी बोरिंग्स करी। इससे क्या हुई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो बढ़ा, या रिजर्व सॉरी फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई तो बढ़ी कंट्री में, लेकिन ये हमारी क्या है, ये हमारी लायबिलिटी पे इंपैक्ट डालती है। लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, ये दिखाएंगे हम इसको प्लस आइटम से, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हमारा प्लस हुआ है, बढ़ा है, लेकिन ये हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है। अगर यही लोन्स, यही लायबिलिटी मैं रीपे कर दूं तो ये मेरी क्या हो जाएंगी, डेबिट आइटम हो जाएंगी, क्योंकि मेरा फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। मैं डिमांड कर रहा हूं ना, मुझे पेमेंट करनी है, मैंने अमेरिका से लोन लिया था, तो मैं उसे पेमेंट भी तो यूएस डॉलर में ही करूंगा, तो मैं डिमांड किसकी कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहा हूं, तो ये भी डेबिट आइटम हो गई। ठीक, क्लियर है, ध्यान रखना है इसे। अब ये जब हम लोन वगैरह की बात करते हैं, तो लोन का मतलब चाहे कोई इंडियन इंडिविजुअल अगर लोन ले रहा है तो ये हमारी प्लस आइटम है, अगर वो लोन एडवांस यानी किसी को दे रहा है तो ये हमारी डेबिट आइटम यानी माइनस में आ जाएगी। बेसिकली आपको कुछ नहीं देखना, आप ये देखोगे वो ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से आपका फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई इंक्रीज हो रही है वो आपकी प्लस आइटम है, और जिसकी वजह से आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर रहे हो यानी आपका फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में रिड्यूस हो रहा है, तो वो आपकी डेबिट आइटम है। चाहे कुछ भी आप पढ़ लो यहां पे। ठीक, ये सारी हमारी एक्सटर्नल बोरिंग्स वगैरह आ जाएंगी। शॉर्ट टर्म डेब्ट्स वगैरह जो हमने छोटे समय के लिए लिए हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या किसी इंडिविजुअल ने या कंपनीज ने, इंस्टीट्यूशंस ने। फिर हमारी आती है एक्सटर्नल असिस्टेंट। बेसिकली ये जो होता है सहायता वगैरह करती हैं, गवर्नमेंट एड्स, इंटर गवर्नमेंट, मल्टीलेटरल एंड बायलैटरल लोन्स वगैरह जो हम लेते हैं, यानी एक दूसरे को लोन वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब हमारा इसी के अंदर आ जाते हैं। नाउ लास्ट है हमारा चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बेसिकली ये क्या होता है कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के पास रखती है। अब आरबीआई कौन है, सेंट्रल बैंक। हमारे देश का जो आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक है। ऐसे हर कंट्रीज का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है, तो हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई है। तो गवर्नमेंट जो अपने कुछ रिजर्व्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को वो बचा के रखती है। बेसिकली आप ऐसा समझ लो सिंपल सेंस में, सेविंग्स, ये गवर्नमेंट की सेविंग्स है। गवर्नमेंट ने सब कुछ अपना सेव करके पैसा रखा हुआ है। कभी कुछ गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है तो अपनी सेविंग्स में पैसा निकाल के खर्च कर देती है। तो क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट को खर्चा ज्यादा करना है, गवर्नमेंट डेफिसिट में चल रही है, यानी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई है नहीं फॉरेन एक्सचेंज की, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो फिर आरबीआई के पास जो अपने रिजर्व रखे हैं वहां से वो अपना फॉरेन एक्सचेंज को निकाल के खर्चा करेगी, अपने काम करेगी। ठीक, इससे क्या होगा, जब गवर्नमेंट ने खर्चे करने के लिए आरबीआई से विड्रॉवल किया, अपने रिजर्व में से पैसा निकाला, तो बेसिकली क्या होगा, हम तो ये देख रहे हैं कि सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी। सर सप्लाई बढ़ गई कंट्री के अंदर, तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ी तो एक क्रेडिट आइटम हो गई, प्लस हो जाएगा। यानी अगर आरबीआई से रिजर्व, आरबीआई के पास जो रिजर्व है हमारे फॉरेन एक्सचेंज के, उसको अगर हम विड्रॉ करते हैं तो सप्लाई बढ़ेगी, तो एक क्रेडिट आइटम हो गई, प्लस हो गया। लेकिन अगर मैं उसी रिजर्व में कुछ फॉरेन एक्सचेंज डिपॉजिट करता हूं, इससे मेरी क्या होगी, इससे मेरी असेट इंक्रीज होंगी। पहले वाला फॉर्मर जो केस था उससे असेट डिक्रीज होंगी, तो लेकिन हमारी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा।
जब मैं डिपॉजिट करूंगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में और फॉरेन एक्सचेंज डालूंगा, आरबीआई के पास मैं रिजर्व बनाऊंगा, तो इससे मेरी असेट इंक्रीज होंगी, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम हो जाएगा डोमेस्टिक कंट्री में। तो ये मेरी माइनस आइटम है, यानी डेबिट आइटम हो जाएगी। ठीक, एकदम क्लियर है ये बात। तो देखो ये दोनों बातें मैंने लिख दी। जो इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने बात की थी वो मैंने यहाँ पे डाल दी कि एफडीआई का मतलब कि कोई परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो डायरेक्टली हम परचेज कर लेते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल जिसका होता है परचेजर का, वो एफडीआई हो गया। एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो बात मैंने आपको बताई थी अभी अभी, इसमें वही कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई से विड्रॉल करती है रिजर्व्स का, तो इट विल लीड टू डिक्रीज इन फाइनेंशियल एसेट्स एंड रिकॉर्डेड एज क्रेडिट साइड, क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की, रिजर्व में से पैसा निकाल रहे हैं बेसिकली हम। और कोई भी एडिशन अगर हम रिजर्व्स में कर रहे हैं तो हमारी इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स होगी, बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज हमारे बढ़ जाएंगे और ये हमारी डेबिट आइटम हो जाएगी। इतना हमने कर लिया। नेक्स्ट हम लोग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट देखते हैं।